नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के मॉर्निंग बुलेटिन गुड मॉर्निंग जी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रीना गौरव। गुड मॉर्निंग जी में नजर डालेंगे पंजाब हरियाणा हिमाचल की अहम खबरों पर, साथ ही प्रदेश 25 पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वो तमाम अहम खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशन पंजाब की, जिस पर अरविंद केजरीवाल हैं। केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो फाजिल्का, फिरोजपुर और फरीदकोट का रुख करेंगे। सुबह करीब 8 बजे वो भटिंडा से रवाना होंगे और अबोहर में मृतक भीम टांग के परिवार से भी वो मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम को करीब 7 बजे मोगा सर्किट हाउस पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जो कि पंजाब मिशन पर हैं। चलिए दूसरी अहम खबर का रुख कर लेते हैं। दूसरी अहम खबर हरियाणा से जुड़ी हुई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में दोपहर 3 बजे के करीब बुलाई है और साथ ही जाट आरक्षण को लेकर इसमें चर्चा की जा सकती है। तीसरी अहम खबर जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी वो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। हिमाचल विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आपको बता दें कि सदन में पेश किया जाएगा सप्लीमेंट्री बजट। पिछले बजट के खाते की पूरी जानकारी दी जाएगी और साथ ही पीलिया के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। तो ये वो 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज लगातार पूरे दिन भर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। शुरुआत करते हैं मिशन पंजाब की खबर से। विस्तार से अब इन खबरों को जान लेते हैं। केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। आज फाजिल्का, फिरोजपुर और फरीदकोट वो जा रहे हैं। साथ ही अबोहर में केजरीवाल भीमटांग के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को संगरूर से अपने पंजाब दौरे की शुरुआत की थी। पहले दिन केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में लोग बदलाव चाहते हैं और सूबे में आम आदमी पार्टी की लहर है। आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब पर है और अपने मिशन 2017 को और ज्यादा मजबूती देने के लिए पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पंजाब दौरा संगरूर से शुरू हो चुका है। केजरीवाल संगरूर में खुदकुशी करने वाले एक किसान के परिवार से मिले। केजरीवाल ने दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर है और लोग बदलाव चाहते हैं। पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की लहर छाई हुई है और लोग पंजाब के मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव करना है और इस बार ईमानदार राजनीति लेके आनी है। अपने 5 दिन के पंजाब दौरे के दौरान अरविंद केजरीवाल पंजाब के कई गांवों और शहरों में जाएंगे और कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों से मिलकर उनकी समस्या सुनेंगे। साथ ही नशा पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे। पंजाब में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो अपने को क्या क्या काम करने हैं वो समझने के लिए पूरे गांव-गांव के अंदर जा रहे हैं। अभी जनता से बात करके जो जनता की समस्याएं हैं वो समझने की कोशिश करेंगे और उसी से हम एक नए पंजाब का क्या सपना होना चाहिए, उसी से हम एक नए पंजाब का सपना बनाने की कोशिश करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों से वादा किया है कि प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास दिल्ली की तर्ज पर होगा। प्रदेश में दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी। पंजाब के अंदर भी जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, गांव-गांव के अंदर सरकारी अस्पताल और सरकारी डिस्पेंसरी खोली जाएगी और सारी दवाइयां, सारे डॉक्टर, सारे टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। अपने 5 दिन के दौरे के दौरान केजरीवाल संगरूर होते हुए मालवा, माछा और दुआबा का दौरा करेंगे। पंजाब में लोगों से तो मिलेंगे ही, साथ ही पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, संगरूर। उधर मानसा में उस समय अरविंद केजरीवाल को अपना भाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा जब पार्टी कार्यकर्ताओं की पत्रकारों से तीखी तकरार हो गई। केजरीवाल यहां गांव सिरसीवाला में खुदकुशी कर चुके किसान के परिवार के साथ मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन उस समय पार्टी वर्करों ने मीडिया कर्मचारियों के साथ काफी सवाल जवाब किए, जिस कारण केजरीवाल को गाँव की रैली को वहीं छोड़कर जाना पड़ा। जिसके बाद केजरीवाल ने मीडिया कर्मचारियों से पार्टी वर्करों के इस व्यवहार के लिए माफी भी मांगी।
ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਜੋ ਕਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ WhatsApp ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ ਇੱਧਰ। ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬਣੀ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ? ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਕ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ कि ਤੁਸੀਂ 4-4 ਦੇ ग्रुप ਦੇ ਵਿੱਚ मारे जा रहे हैं आपके वॉलंटियर की तरफ से। एक मिनट अभी तो पंजाब में पावर में नहीं आई। अभी तो पंजाब में पावर में नहीं आया, मीडिया में गुंडागर्दी कर रहे हैं, आपकी फौज है। किया गया किसी भी कार्यकर्ता ने अगर किसी भी पत्रकार के साथ बेअदबी की है, बदतमीजी की है, उसकी मैं माफी मांगता हूं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर प्रमुख सिमरनजीत सिंह मान ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। केजरीवाल की टाइटलर के साथ सामने आई तस्वीर का हवाला देते हुए मान ने केजरीवाल और टाइटलर के बीच संबंध हैं। साथ ही कहा कि सभी पंथक गुट 2017 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। 84 सिख कत्लेआम मामले में मुख्य आरोपी जगदीश टाइटलर के साथ मिलते हुए की ये तस्वीर वायरल होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर हैं। अब सवाल अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान ने उठाए हैं। मान का दावा है कि केजरीवाल और जगदीश टाइटलर के बीच गहरी दोस्ती है। ਜਿਹੜਾ केजरीवाल साहब है वो ਜਿਹੜਾ टाइटलर है सीधी दोस्ती है। इसके साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने सियासी रणनीति के पत्ते खोलते हुए मान ने यह भी साफ कर दिया कि सरबत खालसा बुलाने वाली सभी पंथक पक्ष इस बार मिलकर सियासी मैदान में उतरेंगी। सरबत खालसा का इकट्ठ होया ਜਿਹੜੀਆਂ पार्टियां ने किया वो सारियां एक मंच से खड़ के इलेक्शन लड़नगियां। पंथक मामला इस बार पंजाब विधानसभा चुनाव में निर्णायक रहने वाला है। 84 सिख कत्लेआम से लेकर बरगाड़ी बेअदबी मामले की गूंज अभी भी पंथक से लेकर सियासी हलकों में गूंज रही है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब सरकार में सीपीएस नवजोत कौर सिद्धू ने फिर से अपनी ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि यूपीए सरकार में सिख दंगों के पीड़ितों के लिए मुआवजा राशि पंजाब तो आई थी लेकिन पीड़ितों तक नहीं पहुंची। मिसेस सिद्धू के वार पर इस बार अकाली दल ने भी तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि झूठ की राजनीति करनी है तो नवजोत कौर घर बैठे। नवजोत कौर सिद्धू एक बार फिर हाजिर हैं नए आरोपों के साथ और एक बार फिर निशाने पर है अपनी ही गठबंधन सरकार। इस बार मामला जरा संजीदा है और आरोप बेहद संगीन। नवजोत कौर सिद्धू के मुताबिक यूपीए सरकार के दौरान पंजाब में दंगा पीड़ितों के लिए 440 करोड़ रुपए जारी किए गए थे और ये रकम दंगा पीड़ितों तक पहुंची ही नहीं और सिद्धू को इसके पीछे एक बड़ा घोटाला नजर आ रहा है। 22,000 फैमिली आई सी इत्थे पंजाब च उन्हां नूं 440 करोड़ मिलिया सी 2 लाख पर फैमिली। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਕਿ ਡੀਸੀ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਡੁਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਦੇ, ਫੇਕ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾਏ, ਫੇਕ ਕਾਰਡਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਪਰ ਕਾਰਡ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ 30 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 19 ਕਾਰਡ ਫੇਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ, 1-1 ਲੱਖ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। मिसेस सिद्धू यही नहीं रुके। सिद्धू के मुताबिक लुधियाना में दंगा पीड़ितों के लिए बनाए गए फ्लैट भी दंगा पीड़ितों को नहीं मिले और इन पर राजनीतिक रसूखदारों का कब्जा है। फिर गवर्नमेंट दे फ्लैट्स बनाए, उन्हां ते अकाली दल दा जिहड़ा डुगरी है ओदा कब्जे, ਉਹ फ्लैट्स ਤੇ ਉਹਨੇ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਲੈਟ ਵੇਚੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਰੈਂਟ ਤੇ ਨੇ। ਗਮਾਡਾ ਨੇ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲੀਨ ਕੱਟ ਘਪਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ SDM ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। वहीं लगातार तल्ख हमलों से खफा अकाली दल ने भी इस बार जवाब जरा तल्ख लहजे में ही दिया और इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। आज हैरानी हुई है कि बीबी नवजोत कौर सिद्धू पता नहीं कित्थों गल कट के लियाई, झूठो झूठ ही सारा कुछ ही। अज जिहड़ियां अणहोईयां गल्लां जिहड़ियां कर रहे हैं, बड़े दुख की गल है। सच ते चलन, राजनीति करन। जे राजनीति सच दी नहीं करनी तो घरे बैठ जान।
ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं सन। ये नवजोत कौर सिद्धू का अंदाजे बयां है जो अपनी ही गठबंधन सरकार को हमेशा सवालों के घेरे में ला खड़ा करता है। और एक बार फिर से मिसिस सिद्धू ने नए आरोपों के साथ राजनीति गरमा दी है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। पंजाब विधानसभा के सत्र से पहले पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें एजेंडा बेशक आगामी बजट सत्र था, लेकिन इस दौरान कई अहम फैसलों पर मुहर लगाए गए जिसमें मुख्य तौर पर पंजाब में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी और 800 नई भर्तियों को हरी झंडी थी। पंजाब कैबिनेट ने लोगों को सस्ते मकान मुहैया करवाने का फैसला लिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम को मंजूरी दे दी गई। इतना ही नहीं, अलग अलग विभागों में 800 नई भर्तियां की जाएंगी। 100 डॉक्टर्स और 500 क्लर्क की भर्तियों को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट ने फैसला किया कि टाउन हॉल अमृतसर में 1947 में हुए बंटवारे पर म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 8 मार्च से शुरू होगा। पंजाब कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया कि साल 2016 को विकास और शांति के साल के तौर पर मनाया जाएगा। नेहा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर धरने पर बैठे पूर्व सैनिकों से मिले। कैप्टन ने इशारों में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पूर्व सैनिकों की मांग का समर्थन करते हुए कैप्टन अमरिंदर ने इस मुद्दे को सदन में उठाने की बात भी कही। दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे पूर्व सैनिकों के बीच पहुंचे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि आज सैनिकों को डिमोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। डिवैल्यूएशन की जा रही है, कोई ऐसे पहचान नहीं करता है। एक डिसिप्लिन फोर्स रह गई हमारी हिंदुस्तान में, वो ये आजकल देखा आपने जीन में क्या हुआ। हमारे जो वहां पुलिस फोर्स थी उसने कोई एक्शन लेने से इनकार कर दिया। ये एक फोर्स को तो आप बचा के रखो। कैप्टन अमरिंदर ने पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को संसद में उठाने की बात भी कही कि मैं पार्लियामेंट में ये बात उठाऊंगा इन फॉर्म ऑफ इन अजर्नमेंट मोशन एंड वी हैव दीपेंद्र एज जो हमारे दीपेंद्र सिंह हैं, दीपेंद्र मीरा जी ने वो मूव कर दिया है और उसके साथ मैं बोलूंगा, इसको लीड करूंगा। पूर्व सैनिक लंबे वक्त से अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर सियासत भी हुई, लेकिन सरकार और सैनिकों में सभी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। मोदी सरकार का साल 2016-17 के लिए रेल बजट पेश हो गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के इस रेल बजट में किराए और माल भाड़े में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। 4 नई ट्रेनों का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश की उम्मीदों और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला बजट करार दिया। रेल बजट में रेल मंत्री सुरेश प्रभु की फ्यूचर की सोच साफ दिखाई दी। रेल किराया न बढ़ाते हुए मुसाफिरों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया करवाने पर बजट में जोर दिखा। रेल मंत्री ने ऐलान किया कि 2020 तक हर यात्री को कंफर्म टिकट मिलेगा। हमें आशा है कि हम वर्ष 2020 तक आम आदमी की लंबे समय से चली आ रही आशा को पूरा कर सकेंगे। इनमें है गाड़ियों में आवश्यकता के अनुसार आरक्षण उपलब्ध होना। 2020 तक 95% ट्रेनों को वक्त पर चलाने का लक्ष्य रखा गया है। रेल बजट में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखा गया। हर कैटेगरी के टिकट में 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। साथ ही महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 182 होगा जो 24 घंटे काम करेगा। We will also introduce a sub quota of 33% for women in each of the reserved category.
दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग को और सुविधाजनक बनाया गया है। साथ ही अगले 2 साल में 400 स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सुविधा मुहैया करवाने की बात भी कही गई है। इसके अलावा 4 नई ट्रेनों तेजस, हमसफर, अंत्योदय और उदय को चलाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल बजट को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला बताया है। गत सरकार के 5 वर्ष के बजट को देखूं तो सुरेश प्रभु जी के बजट में 2.5 गुना निवेश के साथ एक बहुत बड़ा जंप लगाया। रेल मंत्री ने अपने बजट में भारतीय रेलवे की हाईटेक और सुनहरी तस्वीर पेश की है। हालांकि अपने वादों और दावों को जमीन पर उतारना उनके लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेल बजट में धार्मिक स्थलों वाले स्टेशनों के सौंदर्यीकरण का ऐलान किया गया है। इनमें अमृतसर और नांदेड़ साहिब रेलवे स्टेशन भी शामिल है। रेल बजट में सुरेश प्रभु ने अजमेर, बिहार शरीफ, चिंगनूर, द्वारका और गया जैसे धार्मिक स्थानों वाले रेलवे स्टेशनों के सौंदर्यीकरण पर जोर दिया। इसमें सिखों के धार्मिक स्थल अमृतसर और नांदेड़ साहिब भी शामिल है। रेल स्टेशन को संगठन करना चाहते हैं। A1 श्रेणी के सभी कार्य तथा भारत में तीर्थ यात्रा के महत्वपूर्ण स्थानों के लिए भारतीय यात्रियों में एक बड़ा स्वाभाविक आकर्षण रहता है। हमारी मंशा है अजमेर, अमृतसर, बिहार शरीफ, चेंगनूर, द्वारका, गया, हरिद्वार, मथुरा, नागपट्टनम, नांदेड़, नासिक, पाली, पारसनाथ, पुरी, तिरुपति, वेलंकनी, वाराणसी और वास्को जैसे धार्मिक महत्व के स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाए तथा यात्रियों सुविधाओं की व्यवस्था करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने की योजना भी है। हम महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए आस्था सर्किट गाड़ियां भी चलाना चाहते हैं। इन धार्मिक स्थलों के लिए धार्मिक आस्था सर्किट ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया गया। ये ट्रेन तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए चलाई जाएगी। देश भर से लोग अमृतसर और नांदेड़ साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर आते हैं। अमृतसर और नांदेड़ साहिब सिख संगत के लिए बड़ी ही आस्था का केंद्र है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है तो वहीं नांदेड़ साहिब सिख कौम का 5वां तख्त है। राजन गोसाई, जी मीडिया, अमृतसर। रेल बजट में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए भी कई सुविधाओं का ऐलान किया गया है। सुरेश प्रभु ने रेल बजट में महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अच्छे दिन आने का ऐलान किया। महिलाओं को 33% कोटे के साथ नई सौगात दी गई है। ट्रेन में छोटे बच्चों के लिए डायपर, शिशु आहार, गर्म दूध का इंतजाम किया जाएगा। हम शिशुओं के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं की कठिनाइयों को कम करना चाहते हैं और इस प्रयोजन हेतु गाड़ियों में बच्चों के लिए खान पान के पदार्थ उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा स्टेशनों पर शिशु आहार, गर्म दूध और गर्म पानी उपलब्ध कराया जाएगा और गाड़ियों के शौचालयों में शिशुओं के लिए चेंजिंग बोर्ड भी मुहैया कराए जाएंगे। हर कोच के बीच वाला कूपा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा बढ़ेगा। महिला यात्रियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 जारी होगा। महिला यात्रियों को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख पहलकदमियां की गई हैं। अखिल भारतीय 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन नंबर 182 311 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी चौकसी की व्यवस्था की गई है। सभी बड़े रेलवे स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी चौकसी के अंतर्गत लाया जाएगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों का भी रेल बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन व्हील चेयर बुकिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। स्टेशनों पर बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए कोंकण रेलवे में सारथी सेवा का विस्तार होगा। सभी रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों को इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा। एक कैटेगरी स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म्स पर दिव्यांगों के लिए कम से कम एक शौचालय बनाया जाएगा। बुजुर्गों के लिए हर कोच में लोअर बर्थ का रिजर्वेशन कोटा 50% तक बढ़ाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष बुटेल ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर सत्ता और विपक्ष से सदन में शांति बनाए रखने की अपील की है। नेता विपक्ष धूमल ने कहा कि वो पीलिया और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत के अभिभाषण से हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी लाल बुटेल ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। इसमें खुद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर विपक्ष से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। स्पीकर साहब ने कहा कि भाई सदन ठीक से चलना चाहिए, शालीनता से चलना चाहिए, नियमानुसार चलना चाहिए। तो ये उनकी बात है, जो बात कही सही है। हम भी यही चाहते हैं और विपक्ष ने भी ये वायदा किया हम ऐसा करेंगे।
वहीं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने साफ कहा कि बीजेपी पीलिया और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब करेगी। अगर आप चर्चा उसमें अलाउ करेंगे निश्चित तौर पे शोर नहीं होगा, लेकिन अगर आप सोचो कि जॉन्डिस पे हम नोटिस दें, पीलिया पे नोटिस दें और आप कहें कि इस पे चर्चा नहीं हो सकती तो फिर हंगामा होगा ही। मुख्यमंत्री ने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सहयोग की अपील जरूर की है, लेकिन विपक्ष के रुख को देखकर सदन में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और भारतीय पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया के बयान ने सूबे की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। मनकोटिया का कहना है कि अगर धर्मशाला में मैच होता है तो यहां भी हरियाणा जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। जैसे कि मैं करता था, फोन करता था। ये है टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के वाइस चेयरमैन और भारतीय पूर्व सैनिक लीग के अध्यक्ष मेजर विजय सिंह मनकोटिया, मानते हुए जिन्होंने धर्मशाला में 19 मार्च को होने वाले भारत पाक मैच पर इस तरह का बड़ा बयान देकर एक और नई बहस छेड़ दी है। बड़ी बात यही है कि मेजर मनकोटिया ने इस बयान के जरिए हरियाणा के ताजा हालात का हवाला दिया है। नहीं होने देंगे। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर क्यों हरियाणा के हालात को हिमाचल से जोड़ा गया है? क्या जो हरियाणा में आरक्षण की वजह से हुआ उसे मैच की भावनाओं से जोड़ा जा सकता है? क्या मेजर की भावनाएं धर्मशाला में मैच के विरोध में उठ रही उन आवाजों की ही एक झलक है जो पाकिस्तान के किसी भी मैच को हिमाचल की धरती पर नहीं होने देना चाहती? सवाल कई हैं, लेकिन इनके जवाब मेजर ही बेहतर ढंग से दे सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि मनकोटिया के इस बयान से हिमाचल में सियासत का 2020 होना तय है और सियासत के इस मैच में बयानों के बाउंसर किसका खेल बिगाड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब खबर आपके काम की। अगर आप सामान खरीदने के लिए कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है कि अब कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। इस फैसले से ब्लैक मनी पर तो लगाम लगेगी ही, साथ ही आपकी बचत भी होगी। बाजार में खरीदारी के लिए अब कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट को अपनी आदत बना लीजिए, क्योंकि अब कार्ड और डिजिटल पेमेंट पर कोई सरचार्ज, सर्विस चार्ज और कन्वीनियंस फीस नहीं लगेगी। मोदी कैबिनेट ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इसकी मंजूरी दे दी है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद आपको कई तरह के टैक्स से छुटकारा मिल जाएगा। पहले आपको IRCTC से रेल टिकट बुक कराने पर 1.8% सर्विस टैक्स देना पड़ता था, यानी 1000 रुपए के टिकट पर 18 रुपए। वहीं 1000 रुपए के ऑनलाइन बिल भुगतान पर 1.5% से 2.5% सर्विस चार्ज लगता था, यानी कि 15 से 25 रुपए। और क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल लेने पर 2.5% तक सरचार्ज लगता था। लेकिन अब ये पैसा आपकी बचत का हिस्सा बन सकता है। मोदी सरकार इन कदमों के जरिए घरेलू इकोनॉमी में ब्लैक मनी के इस्तेमाल पर शिकंजा कसना चाहती है, साथ ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तेजी से कदम बढ़ाना चाहती है। इसके लिए सरकार मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने की कोशिशों में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपने कुदरत के कई करिश्मों के बारे में सुना होगा, साथ ही कई लोगों ने इन करिश्मों को अनुभव भी किया होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी दाढ़ी की लंबाई उनकी खुद की लंबाई से भी ज्यादा है और वो इसे कुदरत का एक करिश्मा मानते हैं। ये जालंधर के गुगा गांव के रहने वाले दिलबाग सिंह है, जिनकी खुद की लंबाई 5 फुट 7 इंच है और इनकी दाढ़ी की लंबाई 6 फुट। जी हाँ, है ना चौंकाने वाली बात, लेकिन ये सच है। दिलबाग सिंह की दाढ़ी की लंबाई करीब 6 फुट ही है। 49 साल के दिलबाग सिंह 10 साल पहले क्लीन शेव हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी दाढ़ी इतनी कैसे बढ़ गई, इसका खुलासा खुद दिलबाग सिंह कर रहे हैं। ये दाढ़ी जो पहले तो वध ही गई, पहला तो मैंने नॉर्मल समझा रहा, जो ये मतलब 2-2.5 फुट तो थले गई तो मैनू इन्ना महसूस होया
कि ये कोई स्पेशल गिफ्ट परमिशन मैनू दे रहा। दिलबाग सिंह का कहना है कि आज उन्हें अपनी इस दाढ़ी की वजह से अलग पहचान मिली है, साथ ही उन्हें सभी जगह लोग सम्मान देते हैं। उन्होंने बताया कि वो अपनी दाढ़ी की खूब देखभाल करते हैं। मैं सिक्खी दी अपने केसां दी दाढ़ी दी बहुत संभाल कर रहा। जिउं-जिउं दाढ़ी वधी आ वड्डी आ, जो इहदे नाल मैनूं मान सन्मान मिले आ उन्हां बारे तो मैं दस नहीं सकदा। बहुत ज़्यादा मान सन्मान मैनूं इहदे विच मिलिया ते मैं इहनूं बिल्कुल अपने आप ते किसी किस्म दा भारू नहीं समझदा और मैनूं इह पा के बहुत खुशी मिली आ। पेशे से जेल सुप्रिटेंडेंट दिलबाग सिंह की दाढ़ी उनकी खुद की लंबाई से भी ज्यादा है। वो इसे बाबा के आशीर्वाद के रूप में देखते हैं और दाढ़ी की खूब देखभाल करते हैं। राजीव वाधवा, जी मीडिया, जालंधर। देश का आम बजट आपको बता दें कि नजदीक है। 29 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद के पटल पर आम बजट रखेंगे। ऐसे में हर तबके की नजर बजट पर है। साथ ही देश के किसानों को भी बजट से खासी उम्मीदें हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने चंडीगढ़ के आसपास के किसानों से जानने की कोशिश की कि वो इस बजट से क्या उम्मीदें रखते हैं। देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली 29 फरवरी को सदन के पटल पर आम बजट रखेंगे। हर किसी की नजर देश के आम बजट पर है, क्योंकि देश के इस बजट का असर हर नागरिक के बजट पर पड़ता है, जिसके चलते हर तबके के साथ ही किसान भी अपनी उम्मीदें लिए कतार में खड़े हैं, जो हर बार की तरह इस बार भी अपने लिए बजट की मांग कर रहे हैं। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से बात करते हुए किसानों का दर्द छलक आया। उन्होंने कहा कि कभी किसी सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। कुछ गवर्नमेंट सुनती नहीं हैगी, ना सेंटर सुनता। अस तां एक सोचते हैं भी सानू जिहड़ी रिपोर्ट दे नाल सानू सूचन भाण दे नाल सानू जोड़ देना चाहिए। जे किसान दा 1 ਲੱਖ रहिंदा करजा जी उन्होंने नोटिस पर नोटिस आ रहा जी। ये सरकार ने सोचना जी, पर सरकार है उद्योगपतियों की जी, किसान कोई पूछ नहीं जी रहा। किसान लगातार स्वामीनाथन आयोग को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस बजट में भी इसके लागू होने की उम्मीद जता रहे हैं। स्वामीनाथन की रिपोर्ट अस तो समझते जब तक ये लागू नहीं होती जी किसान बचे नहीं सकता जी। वहीं एक युवा किसान सरकार की फसल बीमा योजना पर सवाल उठाता नजर आया। किसान बीमा योजना बनाती जी, कृषि फसली बीमा योजना जी, ਉਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ बीमा कराउंदा ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ बीमा नहीं मिलूगा। दसो हुण क्या किसान क्या करूगा? एक गरीब बंदा नहीं भी करा सकता। आंकड़ों की बात करें तो पंजाब के किसानों पर बैंकों का 56,481 करोड़ और साहूकारों का 12,874 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से छोटे किसानों पर 55,574 रुपए प्रति एकड़ और बड़े किसान पर 50,211 रुपए प्रति एकड़ कर्जा बनता है। जबकि भारत सरकार ने 2005 से 2015 तक देश के उद्योगपतियों को 42 लाख करोड़ की इनकम रिबेट दी है। इसी तरह केंद्र सरकार ने 2009-2010 में विश्व मंदी के चलते देश के उद्योगपतियों को 3,50,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया था। लेकिन मंदी के बावजूद बड़े उद्योग घरानों ने कई नई कंपनी खड़ी कर ली और देश के अमीरों की गिनती दुगनी हो गई। और उसी मंदी में लग्जरी कारों की बिक्री में 25% का इजाफा हुआ। लेकिन किसानों के लिए कभी कुछ नहीं किया गया। देश का किसान देश का अन्नदाता होता है, लेकिन दूसरों के पेट भरने वाला किसान आजकल खुद बेहद परेशान है। पिछले कुछ दिनों में देश भर से कई किसानों की खुदकुशी के मामले सामने आए, जिससे पता चलता है कि किसान किस कदर टूट चुका है। ऐसे में किसानों को एक बार फिर से सरकार के बजट से उम्मीद जागी है। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री के पिटारे में किस किस के लिए तोहफा है, ये तो पिटारा खुलने के बाद ही पता चलेगा। जगतार भुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। और चलिए इसी के साथ गुड मॉर्निंग जी में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई खबर है या फिर कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है editorpunjabi@zmedia.slgroup.com। आप हमें ऑनलाइन देख सकते हैं, लॉग ऑन कर सकते हैं zpunjab.com पर। फेसबुक पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा पेज है जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। ट्वीट भी कर सकते हैं @zpunjab #ZPHH पर। और चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।